जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए एक ऐसी पूरी एक्सपेक्टेड क्लास हम लोग देखने वाले हैं जहां से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। कैसे फायदा मिलने वाला है? क्योंकि अभी तक एसएससी एमटीएस की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्टों में साथियों किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को निकाला गया है और उन क्वेश्चन से संबंधित सारी जानकारी को आपको बताया जाएगा जहां से साथियों आपके सवाल बनेंगे। तो अगर बात करें साथियों आज की इस वीडियो में 50 प्रश्नों के माध्यम से उन सभी टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे जिन जिन टॉपिक से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो साथियों आप देखिएगा कि ये कितनी क्लास आपको मालूम है, कितने क्वेश्चंस आपको मालूम है, और अगर ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका स्कोर क्या रहता है। और ये साथियों बिल्कुल देखिए, एनालिसिस के लिए मना किया तो एनालिसिस नहीं कराऊंगा आपको, लेकिन मैं वो तो क्वेश्चन बता सकता हूं जिसके आने की पूरी संभावना है। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अजंता गुफाओं का संबंध किससे है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले कि अजंता गुफाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। देखिए जितनी प्रश्न से संबंधित मैं आपको जानकारी दे दूं उतना साथियों तैयार कर लेना। चलिए, अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये अजंता की गुफाएं कहां पर हैं, तो आपको क्या बताना है? ये महाराष्ट्र में है। ये कहां पर है साथियों? ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक जिला है साथियों औरंगाबाद। क्या औरंगाबाद, क्या ये वहां पर है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों ये गुफाएं वहां पर हैं। लेकिन एक इसमें लोचा है क्या कि औरंगाबाद का नाम बदल चुका है। इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम साथियों संभाजी नगर हो गया। क्या हो गया है? इसका नाम संभाजी नगर हो गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एलोरा की गुफाएं, क्योंकि साथियों अगर आपसे ये सवाल बना है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, तो ये भी बन सकता है कि अजंता की गुफाएं कहां पर हैं, तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा की गुफाएं कहां पर है, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा की गुफाएं कहां पर है, तब भी आपको महाराष्ट्र बता देना है। या अगर बात करें साथियों एलिफेंटा की गुफाएं आपसे पूछी जाए, क्या अगर आपसे साथियों एलिफेंटा की गुफाएं पूछी जाए, क्या एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है, ये भी साथियों महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है। या उसके अलावा साथियों केन्हेरी की गुफाएं आपसे पूछी जाती हैं, क्या अगर आपसे केन्हेरी की गुफाएं पूछे तब भी आपको क्या बताना है साथियों? तब भी आपको महाराष्ट्र का संभाजी नगर बताना है। ये तीनों गुफाएं, ये चारों गुफाएं कहां पर हैं? महाराष्ट्र में ही हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र दर्शाया जाता है? तो 500 रुपए के नोट पर साथियों किसका चित्र दर्शाया जाता है? मैं कहूंगा लाल किले का चित्र दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र दर्शाया जाता है, और उसके अलावा बता दीजिए कि 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र दर्शाया जाता है, तो 200 रुपए के नोट पर तो साथियों सांची का स्तूप का चित्र दर्शाया जाता है। क्या साथियों सांची के स्तूप का चित्र दर्शाया जाता है? ठीक है। उसके अलावा अगर 2000 की बात करें तो मंगलयान का चित्र दर्शाया जाता है। क्या चित्र दर्शाया जाता है? मंगलयान का चित्र। तो यहां पर भी ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। देखिए एसएससी एमटीएस की अगर बात करें, ये एग्जाम आपके लिए पास करना तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा। बस आपको करना क्या है कि अभी तक जब तक आपकी शिफ्ट नहीं है तब तक के लिए साथियों चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, बिल्कुल टच में रहिए, सब कुछ आपको बता दूंगा जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, और ये सब एक्सपेक्टेड होगा क्योंकि बहुत सालों का अनुभव है, तो जो एक्सपेक्टेड होता है वही आ जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं 78% है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो आपको बताना है 21% है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि वायुमंडल में आर्गन की मात्रा क्या अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बनाना होता है तो ये आर्गन वगैरह पूछ लेता है, तो 0.93% है। ठीक है। उसके अलावा साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर आपसे साथियों पूछ ली जाए तो आपको बताना है 0.03% है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, यहां पर ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजधानी और देश। ठीक है ना, देश नहीं, यहां पर तो साथियों उल्टा हो गया, ये राज्य होना चाहिए था। ठीक है, ये राज्य होना चाहिए था और ये राजधानी होना चाहिए था। क्या ये राजधानी होना चाहिए था? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में आपको बता। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे ये कुल मिला के पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये बहुत शानदार है। देखिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मैं कहूंगा बिल्कुल।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मैं कहूंगा बिल्कुल। नागालैंड की राजधानी क्या भुवनेश्वर है? नहीं साथियों, नागालैंड की राजधानी तो कोहिमा है। क्या? नागालैंड की राजधानी तो कोहिमा है साथियों। उसके अलावा भुवनेश्वर तो ओडिशा की राजधानी है। किसकी राजधानी है भुवनेश्वर? ओडिशा की राजधानी। और जयपुर की राजधानी, सॉरी जयपुर कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। तो ये भी बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई, मुझे बताइए। तो पहली किसान रेल जो थी ना साथियों, ये महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई थी। महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई थी। लेकिन अगर बात करें साथियों देवलाली से, कहां से? देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी, क्योंकि देवलाली महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जो नवाबगंज पक्षी विहार है ना, इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहां पर है साथियों? ये यूपी में है। उसके बाद देखिए, पहली किसान रेल ये तो हो चुका। उसके बाद देखिए, ये भी हो चुका है। इसको देखिए, शेरशाह को कहां दफनाया गया? देखिए, सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इससे संबंधित जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी से संबंधित कौन कौन से सवाल बनते हैं, पहला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ग्रांड ट्रैक रोड, क्या साथियों आपसे पूछा जाएगा, ग्रांड ट्रैक रोड किसने बनवाई? तो आपको बताना है शेरशाह सूरी ने। अच्छा, ग्रांड ट्रैक रोड को साथियों सड़क ए आजम भी कहा जाता है। क्या? सड़क ए आजम भी कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होगा, ठीक है ना। सड़क ए आजम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रांड ट्रैक रोड को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो इसको साथियों उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? उत्तरापथ कहा जाता था सड़क ए आजम को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए साथियों कबूलियत प्रथा किसने शुरू की थी, क्योंकि पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कबूलियत प्रथा किसने शुरू की थी? कबूलियत प्रथा आ जाए या पट्टा प्रथा आ जाए, तो आपको शेरशाह सूरी ही बताना है, क्योंकि कबूलियत प्रथा भी और पट्टा प्रथा भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही शासन शुरू की गई थी। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि पाटलिपुत्र को नाम पटना किसने दिया? क्या अगर आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र को साथियों नाम पटना किसने दिया, तो ये काम भी शेरशाह सूरी ने ही किया, ठीक है ना। और आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के सासाराम में साथियों शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाया जाता है, बताइए। चलिए, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करें साथियों, ये कब मनाया जाता है, फटाफट आप लोग यहां पर बता देंगे। तो 24 जनवरी की अगर बात करें, 24 जनवरी को ही साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? देखिए, गुलाम को दास भी तो कहा जाता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दास वंश की स्थापना की या गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो बात एक ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई या गुलाम वंश की स्थापना की गई, बात साथियों एक ही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपसे साथियों पूछा जाता है क्या कि लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी? तो लाख बख्श की अगर बात करें साथियों, लाख बख्श की उपाधि, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही साथियों की थी, ठीक है ना। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात साथियों किस नदी पर है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है ना, कहाँ पर है? तो कावेरी नदी पर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर राज्य का नाम आपसे पूछे तो कर्नाटक आपको बता देना है। क्या आपको बता देना है? कर्नाटक आपको बता देना है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आर्य समाज के संस्थापक साथियों कौन थे, मुझे बताइए। अगर बात करें आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई थी साथियों, तो बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बात कब इसकी स्थापना हुई थी? 1875 में हुई थी। और अगर पूछे किसके द्वारा की गई थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको एमटीएस के लिए ऐसा कंटेंट साथियों दे रहा हूं जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जीएस और इंग्लिश आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो कंप्यूटर चिप साथियों किस धातु की बनी होती है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। ये साथियों सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अच्छा, उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें, कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है, क्या आपसे पूछा जाता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? क्या
एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 8 बिट होते हैं। ये पहला सवाल बनता है आपसे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एक केबी की बात करें, या केबी को किलोबाइट भी कह सकते हैं, एक केबी में साथियों कितने बाइट होते हैं, तो मैं कहूंगा 1024 बाइट होते हैं। क्या 1024 बाइट होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक एमबी की अगर बात करते हैं साथियों, एक एमबी में कितने केबी होते हैं, तो 1024 केबी होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक जीबी की अगर बात करते हैं साथियों, एक जीबी मतलब गीगाबाइट और एमबी मतलब मेगाबाइट, तो इसमें एक जीबी में साथियों 1024 एमबी होते हैं। क्या 1024 एमबी यानी कि 1024 मेगाबाइट होते हैं। और उसके बाद होता है साथियों एक टीबी। क्या एक टीबी को बोले तो टेराबाइट इसको कहते हैं, और एक टीबी में साथियों 1024 जीबी होते हैं। क्या 1024 जीबी होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे बड़ा होता है साथियों एक पीबी। क्या एक पीबी यानी कि एक पेटाबाइट। एक पेटाबाइट में साथियों 1024 क्या होते हैं, टीबी होते हैं, यानी कि टेराबाइट होते हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है। देखिए मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, एसएससी की अगर बात करें ना, तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम एसएससी का सबसे छोटा एग्जाम है। तो इसको पास करना और सारे एसएससी के एग्जाम से सबसे आसान है मैं कहूंगा। तो कुल मिला के साथियों देखिए, अगर आप रियल में तैयारी करना चाहते हैं, वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरी एक क्लास होती है जिसमें एक ही क्लास में मैं आपको साथियों जीएस के कितने क्वेश्चन कराता हूँ, 25 क्वेश्चन कराता हूँ। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन कराता हूँ, 25 क्वेश्चन कराता हूँ। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, यानी कि पूरा एक आपका एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर साथियों होता है। ठीक है ना, जैसे पेपर पूरा पेपर आपसे पूछा जा रहा है ना, वैसे ही साथियों उसी लेवल का, उसी प्रकार का, उसी टाइप के क्वेश्चन का एक पूरा प्रैक्टिस पेपर आपका होता है। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल से जुड़ जाएंगे साथियों, तभी तो वो आप मॉडल पेपर ले पाएंगे, तभी तो वो आपको साथियों वो एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आप सोल्यूशन कर पाएंगे उसका। ठीक है ना, तो डेली ये वाली क्लास होती है, ये आप लोग देखा करिए। चलिए, तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति साथियों कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए और बताइए कि इनमें से साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटी में बिल्कुल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, फोटोग्राफी में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू में। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं एसिटिक अम्ल नारंगी में नहीं पाया जाता, बल्कि एसिटिक अम्ल साथियों सिरके में पाया जाता है। किसमें, सिरके में पाया जाता है। तो गलत कौन सा होगा, ये वाला गलत होगा, ये वाला गलत होगा, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई थी, बताइए। तो 1911 में बनाई गई थी। कब साथियों बनाई गई थी, 1911 में बनाई गई थी। आप सभी लोगों को यहां पर याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, मुझे बताइए। चलिए, अगर आरबीआई के गवर्नर की बात करते हैं तो साथियों शक्तिकांत दास से आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए, जब हम साथियों इसकी बात करते हैं आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, और आरबीआई जो होता है ना साथियों, बैंकों का बैंक होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि प्रसिद्ध कवि, शायर, संगीतकार अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की बात चल रही, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में तो हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के कहां पर इनका जन्म हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहला बात अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए सितार और तबले का जनक कौन है, क्या सितार या तबले का जनक कौन है, तो आपको अमीर खुसरो बताना है। क्या आपको बताना है साथियों, अमीर खुसरो आपको बताना है। इनके जन्म की अगर बात करते हैं साथियों, इनका जन्म एटा हम लोग लगा देंगे, एटा में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि आधुनिक भारत में
पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो साथियों कब लागू की गई आपको मालूम होना चाहिए, 1959 में लागू की गई। कब लागू की गई साथियों, 1959 में लागू की गई, जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बिहू लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है साथियों, फटाफट आप लोग यहाँ पर कमेंट करके मुझे बता देंगे। देखिए बिहू की अगर बात करें ना तो ये असम में किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है, ये असम में किया जाता है। अच्छा उसके अलावा असम के कौन कौन से लोक नृत्य है, एक तो बिहू हो गया, उसके अलावा साथियों बुगरुम्मा हो गया। क्या साथियों, बुगुरुम्मा भी आपसे पूछा जाता है कि बुगुरुम्मा भैया कहां पर किया जाता है, तो असम में किया जाता है। बिछुआ की अगर बात करते हैं कि बिछुआ कहां पर किया जाता है नृत्य, बिछुआ भी साथियों असम में ही किया जाता है। और एक साथियों कली गोपाल आपसे पूछा जाता है कि कली गोपाल कहां का लोक नृत्य है, तो कली गोपाल भी साथियों असम का ही लोक नृत्य है। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। चौरी चौरा कांड साथियों कब घटित हुआ मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हुआ। कहां पर घटित हुआ, यूपी के गोरखपुर में साथियों घटित हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि संबंधित ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है मुझे बताइए। देखिए टेनिस के खेल में डेविस कप दिया जाता है, बिल्कुल सही। गोल्फ के खेल में राइडर कप दिया जाता है। बैडमिंटन के खेल में उबेर कप दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें मर्डेका कप की तो ये टेनिस के खेल में नहीं दिया जाता है, बल्कि फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। किस खेल में दिया जाता है साथियों, फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। तो गलत ये वाला होगा, ये वाला गलत होगा, यानी कि ये वाला सुमेलित नहीं होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या है कि ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है, बताइए। ऑपरेशन बरगा साथियों किससे संबंधित है, या आपसे यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो पश्चिम बंगाल के बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि प्रकाश का त्योहार किसे कहा जाता है, बताइए। चलिए भाई, प्रकाश का त्योहार साथियों किसे कहा जाता है। आप सभी को पता है कि दिवाली की अगर बात करें तो दिवाली को क्या कहा जाता है, प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। उसके बाद देखिए रण उत्सव की अगर बात करें तो रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए साथियों, ये गुजरात में मनाया जाता है। बहुत टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सामाजिक त्योहार जिसका नाम है नुआखाई उत्सव, तो नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, यानी कि कहां पर यह होता है नुआखाई उत्सव, तो मैं कहूंगा ये ओडिशा का है। ये कहां का है साथियों, ये ओडिशा का है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। देखिए अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, जैसे कि कथकली की अगर बात करें तो ये तो केरल का है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। यक्षगान की अगर बात करें ये साथियों कर्नाटक का है, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों कोडियाटम, कोडियाटम की अगर बात करें मैंने आपको बताया था जिस किसी के अंत में अट्टम आ जाए वो साथियों केरल का नृत्य होता है, तो ये केरल का है। अब बचा क्या साथियों, कारगम बचा। तो मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो साथियों इसमें से कौन सा है, कारगम है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों इस सवाल के जवाब की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए ये असम का है। क्या राखल लीला लोक नृत्य कहां पर किया जाता है, असम में किया जाता है। अब अगर बात करते हैं साथियों मध्य प्रदेश में कौन कौन से किए जाते हैं, मां से मध्य प्रदेश और मां से मांच हो जाएगा। मांच नृत्य कहां किया जाता है, मध्य प्रदेश में। जावारा नृत्य कहां किया जाता है, जावारा नृत्य भी साथियों मध्य प्रदेश में ही किया जाता है, ठीक है ना। केरल की अगर बात करें साथियों कथकली है, मोहिनी अट्टम है, तो ये केरल में किया जाता है। और हरियाणा की अगर बात करें खेड़ा, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों खेड़ा नृत्य और घोड़ा नृत्य, क्या खेड़ा नृत्य और घोड़ा नृत्य साथियों कहां पर किया जाता है, हरियाणा में ही किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, बताइए। परिचकली की यहां पर बात की गई है, फटाफट साथियों आप लोग आंसर दीजिए। देखिए कर्नाटक की अगर बात करें यक्षगान मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा साथियों डोलू कुनिथा बहुत पूछा जाता है। क्या अगर आपसे पूछा जाए साथियों डोलू कुनिथा, क्या डोलू कुनिथा कहां का है साथियों, तो ये आपका कर्नाटक का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें साथियों आंध्र प्रदेश में एक नृत्य किया जाता है मथुरी जिसका नाम है, ये बहुत पूछा जाता है। तो मथुरी कहां का है साथियों, आंध्र प्रदेश का है।
तमिलनाडु की अगर बात करते हैं साथियों, कुंभी नृत्य कहाँ का है, तो कुंभी नृत्य आपका तमिलनाडु का है। अगर बात करते हैं परिचकली नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो ये साथियों लक्षद्वीप में किया जाता है। ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कहाँ पर है। तो अगर देखिए कहाँ पर है ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है, तो संगीत नाटक अकादमी इसका नाम है। इसका नाम क्या है साथियों, संगीत नाटक अकादमी इसका नाम है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या होना चाहिए साथियों, आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है ना, नई दिल्ली में है। क्या कहाँ पर है साथियों, नई दिल्ली में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत की गजल क्वीन किसे कहा जाता है, बताइए। भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किनकी बात चल रही है, बेगम अख्तर जी की बात चल रही है। बेगम अख्तर जी को भारत की गजल क्वीन कहा जाता है। उसके बाद देखिए उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे, मुझे बताइए। फटाफट आपका आंसर क्या होगा। देखिए एक संतूर वादक है जो बहुत आपसे पूछे जाते हैं कि शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा की अगर बात करते हैं साथियों, ये तो संतूर वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करते हैं साथियों, क्या बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करते हैं साथियों, ये आपके शहनाई वादक हो जाएंगे, ठीक है ना। और अमजद अली खां की अगर बात करें तो ये साथियों सरोद वादक हो जाएंगे। ये आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एक और नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया का। क्या, हरिप्रसाद चौरसिया की अगर बात करते हैं तो ये बांसुरी वादक है। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये साथियों बिहार में की है, बिहार से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाता है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली मोट लोई, ठीक है ना, मोट लोई पटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये साथियों मणिपुर से संबंधित है। आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। खादी है, रेशम है, ऊन है या पॉलिएस्टर है। तो मैं कहूंगा वह कपड़ा कौन सा है, तो खादी वो कपड़ा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। तो साथियों कोलम शैली का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की कोलम शैली का प्रयोग किया जाता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए चेरियल चित्रकला की एक शैली, यानी कि चित्रकला की एक शैली है चेरियल, जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में रही है। ये किस राज्य से संबंधित है। तो अगर बात करिए किस राज्य से संबंधित है, ये साथियों तेलंगाना से संबंधित। देखिए सवाल आपसे ये पूछा गया कि भैया चेरियल चित्रकला जो है ना, ये कहाँ की है, ये तेलंगाना की है। ये तो आपने साथियों बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोंड चित्रकारी, क्या गोंड चित्रकारी कहाँ की फेमस है, तो ये साथियों मध्य प्रदेश की। गोंड चित्रकला कहाँ की फेमस है साथियों, मध्य प्रदेश की। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कलमकारी चित्रकला आपसे पूछे, क्या अगर आपसे पूछे साथियों, क्या पूछे कलमकारी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये आंध्र प्रदेश में की जाती है। ये कहाँ पर कलमकारी चित्रकला कहाँ पर की जाती है, आंध्र प्रदेश में की जाती है। ये आप सभी लोग साथियों यहाँ पर क्या रखेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो राजा राममोहन राय के द्वारा साथियों गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की एक पुस्तक थी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की पुस्तक राजा राममोहन राय के द्वारा ही लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, बताइए। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा साथियों कौन सी पुस्तक लिखी गई, आप लोग ध्यान रखेंगे, द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई साथियों, अब्दुल कलाम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मालगुड़ी, आप लोग भी देखते होंगे बचपन में, मालगुड़ी डेज, मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव और उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए जो लेखक हैं वो कौन। मैं भी देखता हूं साथियों मालगुड़ी, ठीक है ना। जब पहली बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि मालगुड़ी, तो एक बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई थी, मालगुड़ी डेज, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर जो मालगुड़ी नामक है ना, इसके लेखक कौन है, तो आर के नारायण है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया। पहला पॉइंट तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो साथियों पीसी महालनोबिस की अगर बात करें तो इनकी याद में मनाया जाता है। क्या पीसी महालनोबिस की साथियों याद में मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए
यानी कि इनका जन्म हुआ था साथियों पीसी महालनोबिस का 29 जून को। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस साथियों कब मनाया जा सकता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो 14 दिसंबर की अगर बात करें, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस साथियों मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आप एक प्रवासी भारतीय से क्या समझते हैं, यह कब शुरू किया गया था। देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां पर अगर बात करें, आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं, यह कब शुरू किया गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं कि ये 15 जनवरी 2023 का दिन NRI खिलाड़ियों के उपलक्ष्य में स्मरण किया गया। क्या देखिए ये 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। मैं कहूंगा नहीं, तो यहीं पर से हम बता देंगे भाई ये तो गलत हो जाएगा। 17 जुलाई 2014 का दिन जब भारतीय मरीन इंजीनियर्स को सम्मानित किया गया, तो मैं कहूंगा नहीं। 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया गया था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अरे भाई प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या साथियों, महात्मा गांधी जी साथियों दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया था साथियों। ठीक है ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस ये लौटे थे, भारत वापस लौटे थे। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके के खोज के लिए साथियों किसको दिया गया था, यानी कि उनका नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उनका नाम साथियों क्या था, देखिए नाम नहीं पूछा जा रहा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। नाम मैं आपको साथियों बतला दूंगा, ठीक है ना। इनका नाम था वॉन बेहरिंग। इनका नाम क्या था साथियों, इनका नाम था वॉन बेहरिंग। तो वॉन बेहरिंग की अगर बात करते हैं साथियों, तो इनको डिप्थीरिया के टीके के लिए दिया गया था। डिप्थीरिया के टीके की इन्होंने खोज की थी, इसलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था साथियों, मदन मोहन मालवीय को किया गया था, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, मुझे बताइए। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। साहित्यिक पुरस्कार के बारे में बात चल रही है, तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है। इंटरनेशनल का मतलब है साथियों क्या, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर साथियों बात करते हैं, तो इसके बारे में साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछा जा रही है। तो आप सभी को पता है साथियों नीदरलैंड के द हेग में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, मुझे बताइए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, अब यहां पर देखिए कुछ चीजें बनती हैं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों, क्या हम बात करते हैं कि लंदन में किसका मुख्यालय है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्रमंडल की अगर बात करते हैं, क्या राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां पर है, तो लंदन में है, ठीक है ना, ठीक है। अगर न्यूयॉर्क सिटी की हम बात करते हैं, तो न्यूयॉर्क सिटी में साथियों किसका मुख्यालय है, साथियों यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। जेनेवा की अगर बात करते हैं साथियों, तो जेनेवा में साथियों WHO का मुख्यालय, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या साथियों अगर हम बात करें या आपसे पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है, क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो जेनेवा में आपको बताना है, ठीक है। इतनी जानकारी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। और अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें या विश्व बैंक की अगर बात करें, विश्व बैंक की अगर बात करते हैं साथियों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन DC में है। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो